चलिए बच्चों, कुछ एक दो सवाल एनसीईआरटी का भी ले लेते हैं, फिर एचसी वर्मा का 2 4 5 क्वेश्चन ले लेते हैं। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग फिर समाप्ति की ओर अग्रसर करेंगे। उसके बाद फिर साउंड स्टार्ट करेंगे, है ना, या उसको मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम ही लेंगे, सब थोड़े ना ले लेंगे। बच्चा वाला भी सवाल है इसमें, जो कि आप लोग अगर थ्योरी शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, प्रॉब्लम जितना करवाए हैं उतना अगर किए होंगे तो आप लोग अब सोल्व करना सीख गए होंगे। और नहीं तो फिर तो अगर खाली ऐसी बैठ करके वीडियो देखिएगा तो फिर कैसे करके होगा। चलिए, एक सवाल है एनसीईआरटी ऑसिलेशन चैप्टर 14 का, ये 14.13 नंबर क्वेश्चन, और एक सोचे हैं 14.17। चूँकि ये सब टिपिकल क्वेश्चन है तो मैं भी आप लोग इसमें फंस जाएं, तो इसलिए हम ये दो प्रॉब्लम को उठाए हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, देखिए, एक तो है 14.13 और एक है 14.17। ये दो आप क्वेश्चन निकाल लीजिए, थोड़ा सा खुद से पहले ट्राई करिए आप लोग, तो फिर हम ये दोनों क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है ना, तब तक जो आप लोग खुद से भी ट्राई करिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए, है ना। चलिए, हो गया होगा ट्राई आप लोगों का। पहला 13 नंबर का आता है कि Figure 14.26 shows a spring of force constant get clamped rigidly at one end and a mass M attached to its free end. A force F applied at the free end stretches the spring. Figure इतना shows the same spring with both ends free and attached to a mass M at either end. Each end of the spring in figure इतना is stretched by same force F. तो क्वेश्चन कहता है कि what is maximum extension of the spring in the two cases. पहला केस जो है बेटा, फिगर नंबर ये है, यहाँ एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इधर एक फोर्स लग रहा है कैपिटल F। ठीक है, दूसरा केस है m है, इधर भी m है, इसको स्मूथ सरफेस, इधर फोर्स F लग रहा है, इधर फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। ठीक है, पहला कैसे है कि ये एक स्प्रिंग है, इसको F फोर्स से इधर खींचा जा रहा है। तो पहला सवाल कहता है व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन टू केसेस। दोनों केसेस में स्प्रिंग का एक्सटेंशन मैक्सिमम कितना होगा। पहले एनालाइज, पहला स्टेप देखो, कोई भी प्रॉब्लम लेना तो पहले आप एनालाइज कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एनालाइज करने में किसी प्रॉब्लम को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एनालाइज क्या करेंगे, देखेंगे कि मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब क्या है। इसको तो खींचते जाएंगे, स्प्रिंग इलोंगेट होता जाएगा। मैक्सिमम इलोंगेशन माने क्या, मैक्सिमम इलोंगेशन का मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक का जरा आप फ्री बॉडी डायग्राम खींच लो, इधर फोर्स F, इधर mg, नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स। अगर ये F, अब ये मान के चलना, हालांकि क्वेश्चन में नहीं लिखा है, अगर ये बहुत लार्ज अमाउंट का फोर्स हो, ऐसा स्प्रिंग को तोड़ दे तो मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा, फिर पूरा लंबा हो जाएगा वायर, क्वाइल स्प्रिंग जो है, फिर उसको तोड़ भी देगा। तो यहां पर ये मान के चलना है कि स्प्रिंग टूट नहीं सकता। हाँ, स्प्रिंग टूट नहीं सकता, ऐसा मान के चलना है आपको, तब मैक्सिमम इलोंगेशन आप बताइए। दूसरा, यहां पे या फिर लिखो कि स्प्रिंग ओबीज हुक्स लॉ, स्प्रिंग ओबीज
हुक्स लॉ, क्योंकि अगर फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंच गया तो जय श्री राम। समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा ज़्यादा विशेष दिमाग यहाँ नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन बनाए हैं इसको थोड़ा सा मिस्टेक है, गलती है ये। तो अब ज़्यादा जो ज्ञानी रहेगा वो तो पकड़ेगा ना बात को भैया। हाँ, तो ये इलोंगेशन स्प्रिंग में कब रुकेगा? जब एफ एस इज इक्वल टू एफ, तो इलोंगेशन क्या होगा? रुक जाएगा। ये एफ और ये एफ एस अगर इसके बराबर हो जाए तो इलोंगेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। नहीं समझे बात? और दूसरा देखिए, एक बात और है कि स्लोली है। फिगर शो द स्प्रिंग ऑफ फोर्स एक्ट रिजिडली एट वन एंड मास मेजर एट बी फोर्स इफ अप्लाइड द स्ट्रेचेड द स्प्रिंग। फिगर शोज द, हाँ, स्ट्रेचेड द स्प्रिंग। अब फटाफट स्ट्रेच कर रहा है, अब स्लोली स्ट्रेच कर रहा है, ये भी पॉइंट कंसीडर करना पड़ सकता है। मान के चलिए कि स्लोली स्ट्रेच कर रहा है, कहने का मतलब इसका जो स्पीड है बहुत बहुत कम है, स्लोली स्ट्रेच कर रहे हैं, तब एफ एस बराबर एफ पर इसका मैक्सिमम इलोंगेशन। अगर हम इसको एक्सेलरेटेड वे में करेंगे इलोंगेट, तो मीन पोजीशन के बाद भी तो इसका कुछ स्पीड रह जाएगा ना, तो ये इलोंगेशन और ज़्यादा हो जाएगा। नहीं समझे बात? बस ये बात है, स्लोली मान के चलना है। मैक्सिमम इलोंगेशन अगर आप हमसे कहिएगा, अगर एक्स नोट कहें तो बराबर क्या हो जाएगा? एफ, यानी कि एक्स नोट बराबर एफ बाई। इस केस में मैक्सिमम इलोंगेशन क्या आ गया बेटा? ये आ गया, बशर्ते जो जो हम बात बोले वो माना जाए तब। हाँ, इसमें फिर देखो किसी एक ब्लॉक पर विचार कर लो, इसी को ले लो, वही हाल है। एफ, इधर आप के एक्स नॉट ले लो स्प्रिंग फोर्स, तो यहाँ भी एक्स नॉट बराबर क्या आएगा? एफ बटा, यही हमारा क्या हो गया बेटा? मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं था, आप लोग भी निकाले ही होंगे मैक्सिमम इलोंगेशन ऐसे ऐसे। बाकी जब आप इसका सेकेंड पार्ट पूछते हैं, देखते हैं, तब देखिए क्या पूछता है कि द मास इन फिगर ए एंड द टू मासेस इन फिगर बी आर रिलीज्ड। अब क्या किया? इसको यहां से रिलीज, इसको खींचा, इसको फोर्स को हटा लिया। क्या किया? हटा लिया। इधर भी इन फोर्स को, जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन पर है ये, और जब मैक्सिमम इलोंगेशन पर है ये, तो हम फोर्स को क्या किया? हटा लिया, रिमूव कर लिया। तो कहता है रिलीज। व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन ईच केस? तब पूछता है कि इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा और इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो चलिए ये एसएचएम परफॉर्म करेगा तो उसका पीरियड, इसमें किसका पीरियड निकालेंगे? इसका निकालें कि इसका निकालें? दोनों का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यहां सेम होगा, नहीं होगा? मास दोनों का सेम है ना? तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या इसका निकाल दो या इसका निकाल दो, दोनों का क्या होगा? सेम होगा। पहले इसका निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या सिखाए थे? फोर्स मेथड या एनर्जी मेथड। फोर्स मेथड लगाना यहां ज्यादा श्रेष्ठकर होगा इस केस में, वहां कौन मेथड सुटेबल होगा नहीं पता हमको। तो इसमें फोर्स मेथड लगाते हैं। क्या करते हैं? फोर्स मेथड लगाते हैं। तो एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट, मान लेते हैं कि जब स्प्रिंग का इलोंगेशन क्या है? एक्स। क्या है? एक्स। तो के एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एम ए। फोर्स मत नहीं सोचना, ये हटा दो, ये हटाया जा चुका है। ठीक, ये एक्स क्या है? इलोंगेशन एट एन इंटरमीडिएट स्टेट। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के बट्टा एम इंटू एक्स। ये हमारा क्या है? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर के बट्टा एम हो गया। तो ओमेगा बराबर यानी कि 2 पाई बाई टी बराबर ये, तो टी बराबर क्या हो गया? 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एम बट्टा। इससे अगर हमको पूछेगा तो हम एक सवाल और पूछते कि एम्पलीट्यूड बताइए। तो जो मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ है स्प्रिंग का, वही तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड इस मोशन का क्या हो जाएगा? एफ बाई
एम्पलीट्यूड निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया। ठीक है। अब इसमें यह भी पूछ सकता है कि जब रिलीज किया गया, हालांकि पूछा नहीं, हम सोच रहे हैं कि बता देते हैं थोड़ा सा कि मैक्सिमम स्पीड निकालिए। तो अभी जब मीन पोजीशन पर जब ये आएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम स्पीड अगर vm से रिप्रेजेंट करें हम, तो हाफ m vm स्क्वायर बराबर क्या होगा, जो इसका मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना का बराबर है, तो हाफ k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, यानी कि vm बराबर k एक्स नॉट स्क्वायर, इतना हो जाएगा। सब चीज निकल गया इसका, हालांकि पूछा तो एक ही चीज था। अब इस पर विचार करते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो हम क्या बताएं कि किसी एक मास का आप टाइम पीरियड निकाल लो इसका, किसी एक मास का, चलो ठीक है। अब इसको निकालने का भांति भांति का तरीका हो सकता है। सबसे पहला तरीका अगर आप कहिएगा कि गुरुदेव फोर्स मेथड से ऐसे लगाइए, क्या लगाइए, फोर्स मेथड लगाइए। तो फोर्स मेथड में चूंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन है, तो एक पॉइंट यहां बीच में कहीं ऐसा होगा, सेंटर ऑफ मास उसको कहो, कि जो कि रेस्ट में होगा। क्या होगा, रेस्ट में होगा। इसके इधर एक स्प्रिंग K1 मान लो, इधर K2 मान लो। सिमेट्री से ही K1 बराबर K2 होगा, तो K1 ले लो, और यहां से ऑब्जर्व कर लो इसके ऑसिलेशन को, तब क्या हो जाएगा देखो। और चूंकि ये सीरीज में है, तो स्प्रिंग जब पढ़ाए थे तो सीरीज के लिए फॉर्मूला बताए होंगे, 1/K1 प्लस 1/K1 बराबर इसका जो है, तो K1 बराबर 2K हो गया। अब सीधा सीधा जो इसमें लगाए थे फोर्स मेथड लगा दो, यहाँ से यहाँ इसको फिक्स मान लो, चूंकि फिक्स मान करके चल सकते हैं चूंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन है। अगर ये M1 M जो अलग अलग होता तो ये फिर सिचुएशन हमारा नहीं होता। तो पहला मेथड तो यही हो गया। तो क्या कर देंगे, सीधा सीधा आप 2kx प्लस ma बराबर 0, a बराबर 2k बटा m इंटू एक्स विथ नेगेटिव साइन, यही तो हमारा ओमेगा स्क्वायर हो गया ना। तो ओमेगा बराबर 2k बटा m, तो t बराबर क्या हो जाएगा, m बटा। पहला मेथड तो फोर्स मेथड एक लाइन में बन गया। दूसरा एक मेथड और हो सकता है, वो क्या होगा सो देखिए, वो क्या होगा सो देखिए। दूसरा मेथड इसको हो सकता है, मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का एम्पलीट्यूड क्या है, x है, क्या है, x है। तो इसका भी, इस ब्लॉक का भी एम्पलीट्यूड क्या होगा, x होगा। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, x नॉट के, जो टोटल इलोंगेशन है स्प्रिंग का, यानी कि x जो हो जाएगा x नॉट बट्टा 2, इसको आप 1 मान लो। अब मैक्सिमम स्पीड कब होगा, जब स्प्रिंग रिलैक्स्ड स्टेट में होगा, है ना। तो हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, उस वक्त मान लेते हैं कि मैक्सिमम स्पीड भी उसी वक्त होगा। तो हाफ m vm स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, बात में आ रही, हाफ m vm स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 2 ब्लॉक है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ब्लॉक ये एक ब्लॉक ये। टोटल काइनेटिक एनर्जी अब बराबर टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब रिलैक्स्ड स्टेट में है। 2 से 2 यहां खत्म, तो हमारा Vm जो आ गया के एक्स नॉट स्क्वायर बटा 2 इंटू एम, इसका क्या स्क्वायर रूट, है ना। अब Vm बराबर फॉर्मूला एक तो बताए थे, ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इच ब्लॉक का हम निकाल चुके हैं, तो किसी एक ब्लॉक का आप ले लो, उसी का तो टाइम पीरियड एक ही का नहीं निकालना है। तो Vm ये लिख दो के एक्स नॉट स्क्वायर बटा 2m बराबर ओमेगा इंटू ए बराबर एक्स नॉट बाई 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा के एक्स नॉट स्क्वायर बटा 2m बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर बटा 4। तो एक्स नॉट स्क्वायर हो गया खत्म,
हो गया ना। तो ओमेगा बराबर हमारा क्या आ गया यहाँ से 2k बट्टा m का स्क्वायर रूट। फिर तो वही आया ना जो इससे ठीक पहले किए थे। तो इस तरह से t बराबर क्या आएगा m बट्टा 2k। दूसरा मेथड ये हो सकता है, इसको एनर्जी मेथड कह लीजिए आप। होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। तीसरा भी मेथड हो सकता है। तीसरा मेथड जो हम बोले थे हाफ हाफ स्प्रिंग करके तोड़ दो, तीसरा मेथड वो भी हो सकता है। उसमें एनर्जी मेथड फिर लगा दो, तो वो भी एक मेथड हो सकता है। पॉइंटवा को फिक्स करो, लेकिन वो कंडीशन लगाए हैं मसवा जब एक रहेगा तभी होगा वैसे, ठीक है। अब फोर्सवा भी सेम रहेगा तब। तो क्या करेंगे, इधर का सिर्फ लो आप, तो हाफ k1 हाफ k1 एक्स स्क्वायर प्लस बराबरी दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा। अब k1 बराबर क्या होगा, से 2 को उधर कर दो, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। वैसे इसको डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो k1 इंटू एक्स इंटू बी प्लस m इंटू भी या इंटू ए बराबर 0 है ना। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा k1 x प्लस एम ए बराबर 0। k1 बराबर हो गया 2kx प्लस एम ए बराबर 0। तो a बराबर 2k बटा m फिर आ गया ना। तीसरा मेथड हो गया। और भी 2-4 मेथड आप लोग इजाद करिए, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप बना सकते हैं, जो मेथड आपको सूटेबल लगता है वो मेथड आप इसमें लगाइए। दूसरा आप चलते हैं 0.17 की तरफ, ठीक है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में डालिए, पूछिए हमसे, ठीक है ना। तीसरा कहता है सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल। सिंपल पेंडुलम है, लेंथ इसका एल है, एंड हैविंग ए बॉब ऑफ मास कैपिटल एम, ये रहा, इज सस्पेंडेड इन ए कार, द कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर with a uniform speed v. If the pendulum makes a small oscillation in a radial direction about its equilibrium position, what will be its time period? सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज तो हर सवाल को करना चाहिए। क्या है सिचुएशन, कहता है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर एक कार मूव कर रहा है, ऐसा आप मानो, ठीक है। अब मान के चलो कि ये हमारा यहां से एक पेंडुलम लटका हुआ है और ये हमारा कार के छत से लटका हुआ है, ऐसा मान करके चलना है। और ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। क्लियर है मामला। तो ये क्या वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा कि सर्टेन एंगल से ऐसे हो जाएगा, ये आप बताइए। सर्टेन एंगल से ऐसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन इसका जो रेडियस होगा इस बॉब का थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस सर्किल पे इसको चलाने के लिए चाहिए था वो सफिशिएंट नहीं होगा, तो इसका रेडियस क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर क्या करेगा, वर्क करेगा, जिसके कारण ये थोड़ा सा बाहर चला जाएगा। तो अब हमको इस सर्कुलर ट्रैक को नहीं सोचना है, अब हमको सीधे सोचना है कि ये जो बॉब है सर्टेन एंगल से क्या हो गया,
शिफ्ट कर गया अपने इक्विलिब्रियम, जैसे ऐसे है बॉब, अब इसको हम घुमाने लगे सर्कुलर पाथ पे, तो ये बॉब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो थीटा नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब यहां पर में हम इसको स्मॉल पुश दिए तो ये ऐसे चम करेगा, तो उसका हमको क्या बता रहा है, पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, तब उसका टाइम पीरियड आप बताइए। सिंपल है, दो तरीका इसका हो सकता है। पहला तो हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि इस तरह के केसेस में ये लेंथ अगर एल है, अब इसका लेंथ अगर यहाँ ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ले लें तो यहाँ से इसका लेंथ ही क्या हो जाएगा, एल डैश जहाँ एल से छोटा है। तो इस तरह के केसेस में सीधे टाइम पीरियड बराबर हो जाता है 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर इफेक्टिव लेंथ बटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला लगा दीजिए। और आप कहिएगा सर एल डैश कैसे निकालेंगे, तो इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लो आप, एम जी ये टेंशन टी, थोड़ा सा ये एल डैश निकालना पड़ेगा, ये टेंशन टी, ठीक है, ये हमारा थीटा, तो ये भी थीटा, ऊपर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, टी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ से। ठीक, और टी कॉस थीटा बराबर, हालांकि ये इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली भी यूज कर लेते हैं, तो tan थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, वी स्क्वायर बटा आर जी, जहां आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इस पे कार क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, जिस पे कार हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, अब जब ये थीटा हमारा निकल गया तो एल डैश नहीं निकल जाएगा, ये थीटा नॉट लिखा है ना, थीटा नॉट अगर हमारा निकल गया तो एल डैश भी निकल जाएगा। एल डैश बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखो एल कॉस थीटा नॉट है ना। अब कॉस थीटा नॉट बराबर क्या होगा, तो उसके लिए वो ट्रायंगल बताए ही थे, मैथमेटिक्स से पढ़ा रहे थे, तो थीटा नॉट और tan थीटा भी स्क्वायर, इधर तो आर जी ले लो, तो ये भी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जी स्क्वायर, है ना। हाँ ठीक है, तो यहां एल कॉस थीटा नॉट, तो एल इंटू कॉस थीटा बेस ठीक है, बेस बाई एपोटिन्यूज, इस तरह से आ जाएगा। तो हमारा फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी, तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एल डैश बट्टा जी। तो एल डैश के जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2 पाई तो आएगा ही आएगा, इसको 2 पाई तो आएगा ही आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एल डैश बराबर क्या हो गया, वन बटा जी कर लो पहले, है ना, इंटू एल डैश, एल डैश के जगह पर एल आर जी बट्टा स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जी स्क्वायर, है ना। अब जी जी क्या हो जाएगा, देखो जी जी हो गया कैंसल, है ना, और आर अगर कॉमन आप ले लो तो हो जाएगा ये 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर एल बाई और आर अगर नीचे से कॉमन ले लो तो हो जाएगा फिर स्क्वायर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर ही होगा, भी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर ये V4 प्लस आर स्क्वायर जी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर ये वाला V4 हो जाएगा ना, कैलकुलेशन में थोड़ा सा देखो गड़बड़ कर दिए, ठीक है, ये हुआ ना,
ये V4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर 1 बाई जी इंटू एल डैश के जगह पर हो जाएगा L आर जी बटा वी स्क्वायर प्लस V4 प्लस आर स्क्वायर जी स्क्वायर। जी से जी खत्म, आर को नीचे जब लाएंगे तो 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर V4 बटा आर स्क्वायर होगा प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, तो ये जी स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा आंसर। गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, लिटिल मिस्टेक था थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक है। बस ये हो जाएगा। और दूसरा तरीका तो वही बता ही रहे हैं कि इस केस में अब इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करो आप। जब हमारा ये जो एंगल है बेटा थीटा नोट प्लस थीटा है, तब इसके इक्विलिब्रियम को आप कंसीडर करो। और ये इक्विलिब्रियम से मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है कि इंटरमीडिएट स्टेट है। जब थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए हैं, तब इसके मोशन को हम कंसीडर करेंगे। ये हमारा लेंथ तो एल है ही है। तो क्या करेंगे हम, टॉर्क वाला मेथड जनरली इस तरह के मोशन में लेते हैं। तो टॉर्क वाला मेथड में क्या होगा, एम जी, तो ये थीटा तो एम जी कॉस थीटा नॉट प्लस थीटा, इधर क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा नॉट प्लस थीटा। इस सबको मिटा देते हैं, ठीक है। देख लो ये मेथड, ये हुआ जनरल मेथड को या न्यूटन्स लॉ लगा करके, या फिर इसको फोर्स मेथड कह लो, जो कहना है भाई कह लो, ठीक है, ठीक है।